आज हम लोगों के पास एक नया चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, समझ में आ रहा है? आवाज तो आ ही रही है बेटा सभी को, ऐसा तो नहीं कि आवाज नहीं आ रही मेरी। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कहीं पे अगर आवाज कम ज्यादा है बोलिए। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैटर क्या होता है मैंने आप लोगों को 11th क्लास में, जब हम लोग शुरुआत में सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे आपको पढ़ाया था मैटर किसको। मैटर का मीनिंग होता है एक ऐसा एनीथिंग एल्स जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको बोला जाता है मैटर। ठीक है ना बेटा? जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर जनरली 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? तो हमारे पास मैटर जनरली 3 स्टेट में होता है बच्चों। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है प्यारे बच्चों लिक्विड, और तीसरा होता है आपका गैस। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट हमारे पास क्लास 12th में। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट हमारे पास क्लास 12th में है, और गैसेस स्टेट हमारे पास क्लास 11th में, और गैसेस स्टेट हमारे पास क्लास 11th। तो हम लोग आज गैसेस स्टेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। गैस किसको बोलते हैं? ठीक है ना? गैस किसको बोलते हैं? गैस का मतलब होता है गैसेस है neither fixed shape nor fixed volume। गैस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। समझ में आई बात? एक वीक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच। ठीक है ना?
वीक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और कौन कौन से टाइप के इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बात हम लोग अब पढ़ेंगे गैस के। ठीक, इसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक का बहुत बेसिक पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ही बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है ना। टू पीपल आर इन द वेटिंग, दो लोग वेटिंग में हैं। जो लेट में आएगा उसका ऐसी लॉस होता रहेगा, क्योंकि मैं एक बार उसके बाद फिर बार बार पीछे कहाँ आता हूँ, आप तो जानते हैं वैसे। वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं इन केसेस में, वो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर जैनम को एडमिट करो ना प्लीज। ओके, बेटा वेटिंग पे कोई है नहीं, सब आगे शायद। टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन कौन से टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होते हैं। तो पहला टाइप का होता है बच्चों डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है ना, ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं आर अमंग molecule such as जैसे मैं लिखता हूं N2 H2 O2, ठीक है ना, या CO2, ठीक है ना। जनरली ये टाइप के मॉलिक्यूल उनमें पाया जाता है do not contain any dipole moment। इस टाइप के मॉलिक्यूल के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। सपोज आप मान के चलिए ये N2 है। अब N2 का मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस, अरे इसमें भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इसमें होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी होगी बच्चों, ये बीच सेंटर में होगी। ये बीच सेंटर में होगी, क्योंकि बीच सेंटर में इसलिए होगी क्योंकि यहां से भी उतना ही डिस्टेंस इसका है और यहां से भी उतना ही डिस्टेंस इसका है। और जब दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं तो कोई, क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है। और जब दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है तो आपको उस टाइम पे क्या मान के चलना है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल, इस टाइप के गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में, इस टाइप के गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोला जाता है डिस्पर्शन फोर्सेस। उसको बोला जाता है डिस्पर्शन फोर्सेस।
या उस टाइप के मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, या उस टाइप के मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जैसे CO2। CO2 इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं ना। CO2 जो है एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। या मैं यहां पे लिख दूंगा दिस टाइप ऑफ द फोर्सेस अकर्स बिटवीन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम टाइप में, समझ रहे हैं ना, जिनमें कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है। जिस टाइप के मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एक मिनट लेते हैं। जिस टाइप के मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, उसको बोला जाता है क्या, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुई बात। जैसे CO2 की बात कर रहे हैं बेटा, CH4 में भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में, इस टाइप के गैसेस मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या ये बात क्लियर हुई सभी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का फोर्स क्या है। अब सुनो, एक और फोर्सेज है हमारे पास, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है ना। अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस में मिलता है, ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस among the polar molecule और unsymmetrical molecule, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। या तो ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में मिलेगा और या ही अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मतलब जिनमें सिमेट्री ना हो, जिनका डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जिनका डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जिन मॉलिक्यूल में म्यू की वैल्यू जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगी तो आप बोलेंगे सर वो मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल मोमेंट होगा। सपोज फॉर एग्जांपल HCl गैस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इस तरीके से ही है, देखिए इस मॉलिक्यूल में जरा ध्यान से देखिए, द नेगेटिव एंड द दिस इलेक्ट्रॉन, द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर partially shifted towards the more electronegative atom. Because of that, this chlorine atom is the more electronegative comparison to this hydrogen atom, so easily attract the electron density, sharing electron density from this hydrogen. इस हाइड्रोजन एटम की तरफ से क्या कर लेता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच ले, और जब उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींच लेगा प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव एंड जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा,
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटा समझ में? बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं, डाइपोल 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 फोर्सेस इज स्ट्रोंगर होते हैं, इज स्ट्रोंगर देन dispersion forces। अरे ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, ये डिस्पर्शन फोर्सेस के से ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग आसानी से। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें और थोड़ा सा। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैस की कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में सबसे पहले बच्चों आपके पास होता है मास। मास किसको बोलते हैं? गैस का कोई ना कोई मास तो होगा भाई, ठीक है? ग्राम में, किलोग्राम में ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो आप इसको कैसे, या तो ग्राम में मेजर करोगे और या केजी में मेजर करोगे, या मिलीग्राम में मेजर करोगे, या माइक्रोग्राम में मेजर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना? दूसरा आपके पास होता है, सेकंड प्रॉपर्टीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं बेटा? या तो आप इसको जो है मिलीलीटर में मेजर करते हैं या लीटर में मेजर करते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीलीटर, ठीक है ना? या इसको आप जो है सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं या इसको मीटर क्यूब में करते हैं। समझ में आई बात क्या? या तो आप जो है इसको सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं जो है, या तो किस में करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना? या तो आप ऐसे इसको मेजर करोगे, या हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल बात है, मैंने ये बता दी इससे रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एटमॉस्फेयर के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया सरफेस ऑफ अर्थ पे। एटमॉस्फेयर के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहां पे लिख देता हूं द प्रेशर exerted by
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, 1 मिनट। कब आई थी? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कैसे आप लोग इस बात को मेजर करोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। देखिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, जनरली प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। और बैरोमीटर में हम लोग जो है बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, उसको मेजर कर देते हैं। तो जरा देखिए क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसको बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास कोई एक ऐसा कोई कंपार्टमेंट, कोई बीकर या कोई बर्तन लिया हुआ रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मरकरी गैस को भर देते हैं। मरकरी लिक्विड होती है, इस तरीके से मरकरी को भर देते हैं। और यहाँ पे जो है एक ऐसा ग्लास ट्यूब सा लगा देते हैं, यू शेप्ड है इस तरीके से। इस तरीके से एक यू शेप का ट्यूब ऐसे लगा देते हैं। इस ट्यूब की जो लेंथ होती है प्यारे बच्चों, ये 80 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है ना। अब होता क्या है, एट ए रूम टेम्परेचर ये मरकरी क्या होता है बच्चों, यहां से डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। यहां से क्या करता है, यहां से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये जो मरकरी होता है, ये मैक्सिमम यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। रूम टेम्परेचर पे ये जो मरकरी होता है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है। और जब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है, तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट होती है 76 सेंटीमीटर की अप्रोक्सीमेट। समझ रहे हैं क्या। और इसीलिए बोला जाता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों, उसको बोलते हैं 76 सेंटीमीटर, या इसको बोलते हैं 760 mm ऑफ एच। कितने मिलीमीटर की लेंथ को मरकरी ट्रेवल करता है, 760 मिलीमीटर में इसको बोला जाता है। इतने मिलीमीटर की लेंथ को ये मरकरी एट ए रूम टेम्परेचर पे ट्रेवल करता है और यहां तक पहुंच जाता है। और इस लेंथ को बोलते हैं, ये 76 लेंथ को, टोटल 80 था, 80 को पूरा क्रॉस नहीं कर पाता ये मरकरी रूम टेम्परेचर पे। ये कितना लेंथ को ट्रेवल करता है,
76 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ Hg। सो फाइनली 1 atm प्रेशर इक्वल टू क्या बोला जाता है, इतना सेंटीमीटर है, इसीलिए बोला जाता है। या इसको वन, इसका एक यूनिट और होता है बार, बार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। 1 बार इज इक्वल टू होता है बच्चों, ठीक है ना, बार भी होता है, 1 बार भी इसको बोल सकते हैं 760 mm Hg। या एक और होता है 1, ठीक है ना, 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.01 बार। ऐसा मत लिखो 1.01। सर हाँ क्या कह रही है सर, ये मरकर ये गैस ओनली 76 सेंटीमीटर तक ही क्यों ट्रैवल करता है? इससे बोल ज्यादा बेटा क्यों नहीं कर पाता? क्या? ये ओनली 76 सेंटीमीटर तक ही क्यों ट्रैवल करता है? एक्चुअली जो रूम टेम्परेचर में Why? क्या कह रही है, हाँ यस, मैं ये कह रहा मतलब हूँ कि 80 सेंटीमीटर तक क्यों नहीं ट्रैवल करता? ट्रेवल इसलिए नहीं करता है, टेम्परेचर जितना टेम्परेचर के अंदर काइनेटिक एनर्जी, जितनी एनर्जी उस टेम्परेचर में होगी उतना ही तो वो उसको दौड़ाएगा। आप मान के चलिए यहाँ पे इस टेम्परेचर पे इन लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जितनी काइनेटिक एनर्जी की स्ट्रेंथ होगी, समझ रही हो, जितनी स्ट्रेंथ काइनेटिक एनर्जी की होगी वो उतना ही तो ट्रेवल करेगा, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ उस टेम्परेचर के अंदर होगा वो उतना ही इसको दौड़ाएगा। और अगर इससे कम स्ट्रेंथ होगी तो वो कहां से दौड़ाएगा, नहीं दौड़ा पाएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपने इतना टेम्परेचर पे इसको गर्म किया, रूम टेम्परेचर पे जो है ये ऑलरेडी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, इस रूम टेम्परेचर को होने की वजह से यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। और जब यहीं तो यहां तक जो है उसके उस टेम्परेचर का ऊपर नहीं चढ़ पाएगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की स्ट्रेंथ उतनी ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा और गर्म कर देंगे इस लिक्विड को तो ये ऊपर पूरा क्रॉस कर जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ बेटा। यस सर। सभी को आ गया है ना समझ में? एक मिनट है। ठीक है ना, इसलिए ये इतना ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इतना, और 1 atm इक्वल टू इतना बार होता है। बार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। समझ में आ गई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं किसको है? सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए टेम्परेचर पे चलते हैं। अब टेम्परेचर गैस को जो है हम लोग मेजर करते हैं ना टेम्परेचर में भी, तो टेम्परेचर भी अब लोग हम लोग, ठीक। अब चलो टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ते हैं। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? गैसेस पार्टिकल का टेम्परेचर। गैसेस पार्टिकल का टेम्परेचर उसको बोलते हैं व्हिच मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ गैस। जो गर्मी और ठंडाई को क्या करता है, मेजर करता है गैस की, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को जनरली हम लोग, मैंने आपको बताया था, 3 यूनिट में हम लोग जो है 3 स्केल में हम लोग मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, यहां से मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है। पहला हमारे पास डिग्री सेल्सियस का एक स्केल होता है, यहां से जो है 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है ना, सॉरी, -273 डिग्री सेल्सियस से हमारे पास कहां तक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये स्केल होता है।
एक आपके पास होता है केल्विन, पहले ही बताया है इसलिए आप भी शॉर्ट में बता रहा हूं। इसमें कितना होता है बेटा, 0 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक होता है। और एक और आपके पास होता है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है ना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसी में हम लोग अपना बुखार सब कुछ मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है बच्चों, 9/5 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपको अगर कोई टर्म डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो आपको सेल्सियस में दिया गया है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लेंगे। बेसिक बातें हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, अब हम टॉपिक के मेन पॉइंट पे आते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे में मैं उसको समझा दूंगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब हमारे पास गैसेस रूल आ गए, ठीक है। अब मेन और इम्पोर्टेंट पोर्शन आ गया है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे जो आप लोगों को करने ही करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल सिंपल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे बिना बताए आप न्यूमेरिकल करें तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, चलो गैसेस रूल क्या है देखिए। हमारे पास गैसेस को मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर, ठीक है ना। हमारे पास बच्चों गैसेस को मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर हैं। एक हमारे पास है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है वॉल्यूम। इन 3 पैरामीटर के बेस पे हम लोगों को गैसेस रूल की स्टडी करनी। इन 3 पैरामीटर के बेस पे हमको गैसेस रूल की स्टडी करनी। अब क्या होगा कि अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता हूं तो आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर रिलेशन बताऊंगा तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कौन रिलेशन बताऊंगा तो किसको कांस्टेंट मानोगे? प्रेशर। और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आप रिलेशन बताओगे तो किसको कांस्टेंट मानोगे? टेम्परेचर को। तो अब हमारे पास सबसे पहला रूल है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, या इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, या इसको बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं, और या इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैंने कहा रिलेशनशिप बताऊंगा तो किसको कांस्टेंट मानूंगा? टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है ना। देखिए देखिए सपोज इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये एक कोई बीकर मैंने लिया हुआ है, कोई सिलेंडर लिया हुआ है, कोई गैस सिलेंडर हमने लिया हुआ है। इस सिलेंडर के मैं इस तरीके से मैंने गैस को भर दिया है, कोई एक गैस को मैंने इस सिलेंडर के अंदर भरी, और इस सिलेंडर में यहां पे एक पिस्टन लगा दीजिए। ये कोई एक गैस सिलेंडर मैंने लिया हुआ है, इस सिलेंडर के ऊपर साइड पे मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, नीचे कोई ना कोई एक गैस भरी हुई है।
अब क्या करता हूं मैं, बाहर से कोई प्रेशर लगाता हूं। देखो बच्चा, बाहर से कोई प्रेशर को अप्लाई करता हूं। जब बाहर से कोई प्रेशर को अप्लाई करूंगा तो ये पिस्टन इस गैस को अंदर दबाएगा। जब बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये जो पिस्टन है इस गैस को अंदर दबाएगा। समझ में आ रही बात क्या? और अगर अंदर से प्रेशर लगेगा, अगर अंदर से प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टन इसको क्या करेगा, बाहर धकेगा लेगा। तो देखो ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपने यहां से प्रेशर बनाया, जो अप्लाइड प्रेशर है, जो अप्लाइड प्रेशर है, जैसे जैसे आप इस प्रेशर को बढ़ाओगे तो देखो यहां से यहां वाला ये है, ये पिस्टन नीचे को दबेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पिस्टन जो है, ये गैस सिलेंडर पर जो लगा हुआ पिस्टन है, आप जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। और जब ये इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा तो आप देखेंगे कि यहां से गैस का वॉल्यूम कम होता रहेगा। समझ रहे हैं क्या? तो आप क्या बोलेंगे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, pressure of gas is inversely proportional to volume of, at a constant temperature pressure of gas is inversely proportional to वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो मतलब आपने देखा कि ये कोई गैस सिलेंडर हमने लिया, जैसे जैसे इसका प्रेशर आप लोग बढ़ाओगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/V। अब देखो, कोई सिस्टम, ये एक सिस्टम है ना, ठीक है, कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा जो बॉयल्स लॉ है वो कौन सी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आइसोथर्मल का मीनिंग होता है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो बोलेंगे जो बॉयल्स लॉ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुई बात? जरा ध्यान से सुन लो भाई, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो वो बिना किसी प्रॉब्लम से पूछ सकता है। अब आगे यहां देखो, P इजिकल टू, तो P इजिकल टू K इंटू 1/P, और K क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है। K बटा क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोल देते हैं। समझ में आई बात क्या? देखिए जरा ध्यान से, लेट अस कंसीडर P1 is pressure of one system and P2 is pressure of another system, and corresponding volume is B1 B2 respectively। corresponding वॉल्यूम क्या है बेटा, B1 B2 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो यहां से देखो बेटा, P इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म है 1/V, ऐसे ही था ना यहाँ पे। तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा ये कांस्टेंट बचेगा इधर, कांस्टेंट। समझ रहे हैं क्या?
पीवी इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो देखो जरा ध्यान से, तो देखो आगे क्या होगा इसमें, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बचेगा। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। समझ में आई बात क्या? तो सो फाइनली अगर P1 निकालना है तो P2 इंटू V2 अपॉन, बहुत जहां जहां ब्रैकेट लगाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां ब्रैकेट लगाया है वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किचन में उसको कुछ हेल्प करनी थी, पूछ लीजिए। एक मिनट है थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा? चलो यहां तक तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। लेकिन अब एक बड़ी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो वहां वहां पे क्या होता है, ठीक है ना? ये जो गैस होती है बच्चों, ये गैस कौन सी होनी चाहिए, हैविंग फिक्स्ड मास। ये जो गैस है एक फिक्स्ड मास की गैस के लिए ये यूज होता है। जो गैस जो है ये वो गैस के लिए यूज होता है जिस गैस का मास फिक्स है, ठीक है ना? अब देखो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, इतना तो आप लोग समझ गए हैं कि सर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, समझ गए इतना? अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। कोई साइकिल का ट्यूब देखा है ना आप लोगों ने? साइकिल का ट्यूब देखा है बेटा इस तरीके से। इस ट्यूब में जैसे जैसे आप हवा भरते हैं, ना प्रेशर लगाते हैं पंप से, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बढ़ता है ना? यानी जैसे जैसे आप इसमें हवा भरते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या कोई स्टूडेंट दिमाग लगा सकता है क्या ऐसा क्यों होता होगा? लॉजिक का लगे, ये थोड़ा लॉजिक है। साइकिल तो सभी के पास होगी घरों में, एक्टिवा तो होगी। ट्यूब में जब हवा भरते हैं, मैंने अभी तो बोला कि भाई बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप हवा भर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम भी तो बढ़ जा रहा है। तो बॉयल्स लॉ फेल हो गया, ठीक है ना? क्या कोई स्टूडेंट इस बात का एग्जैक्ट आंसर दे सकता है क्या? सोच लो आराम से, सोच लो फिर मुझे बताओ। सर क्योंकि इसमें अंदर से प्रेशर लग रहा है टायर को, तो एक्सपांड हो रहा है टायर। सर बोलो। सर वो इसमें अंदर से प्रेशर लग रहा है तो टायर एक्सपांड हो रहा है इसलिए। प्रेशर तो बाहर से लगाता है ना पंप से, अंदर से कैसे लगता है यार? लेकिन हवा जब अंदर जाएगी तो हवा अंदर से प्रेशर लगाएगी ना बाहर की तरफ।
अरे हवा अंदर कैसे जा रही है? हवा अंदर तभी तो जा रही भाई जब बाहर से पंप लगा रहा है, तो प्रेशर तो मेनली बाहर से ही लगा। पंप कहाँ अंदर से थोड़ी ना लग रहा है यार, बाहर से ही तो लग रहा है, तो प्रेशर तो बाहर ही से दे रहा है ना। सोचो। सर साइकिल के टायर में लेस एयर होगी। एयर तो पहले से कम ही होगी ना। अब गुब्बारे बलून की बात कर ले चल भाई, हवा से फू करता है ना, फू मारता है एकदम से हवा भरता है मुंह से, भरता है ना। हाँ। अपने बर्थडे में तो उसको फुलाते होंगे आप लोग। हाँ तो सर हमारे मुंह का वॉल्यूम कम होता है ना, और फिर जब वो बलून में हवा जाती है तो हवा अंदर से प्रेशर लगाती है तो बलून एक्सपैंड होता है। प्रेशर का सोर्स क्या है? एक्सटर्नल है ना भाई। बाहर से अगर कुछ लेना देना नहीं होता, अगर तू जो बलून के मुंह को बिल्कुल टाइट बंद कर देता और तेरा बलून अपने आप ही फूल जाता, तब बोलता सर अंदर से प्रेशर लग रहा है। नहीं समझा? और सोचो, दो दो तीन लोग और सोचो। अरे और भी तो सोचो, सभी के पास है ये तो। और किसी के माइंड में कुछ तो आ रहा होगा यार, ऐसा भी क्या है बोलो। हम्म। सर हम्म। सर इसमें हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टायर मतलब कि उसका जितना वॉल्यूम होगा उससे बड़ा थोड़ी हो जाएगा, फिर तो वो फट नहीं जाएगा। आराम से बोल बेटा, और थोड़ा दोबारा बोल। बोल बोल। सर इसमें हम लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी ना। थोड़ा सा 10% कुछ सफाई तो दिया इस आंसर में, लेकिन सही से सफाई नहीं दे पाए। और सोच, और कोई। तो क्या यहाँ पे बॉयल्स लॉ फेल है क्या? ये बता। बोलो। बेटा क्या यहाँ पे बॉयल्स लॉ फेल है क्या? ये तो बताओ। बोलो तो सही, अरे कोई तो बोलो यार, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तुम लोग सोच ही नहीं रहे हैं सही से। तुम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं यार।
अच्छा, जिस लड़की ने बोला कि सर डेंसिटी बढ़ रही है, उसका क्या नाम है? सर मैंने बोला हस्ती। हम्म, थोड़ा और सोच के कोई कोई स्टूडेंट अगर इस बात में अगर को थोड़ा सा समझ अगर लगा दे, कोई माइंड लगा दे, तो वो एकदम से आंसर बता सकता है। नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आप लोग लॉजिक नहीं लगा पाए बढ़िया से। चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बॉयल्स लॉ फेल नहीं हो रहा है बेटा। क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप इस साइकिल के ट्यूब में, अगर आपको बहुत टाइम दिया मैंने, 5-7 मिनट दिया, मैंने सोचा हो सकता है कोई स्टूडेंट का माइंड सोच ले, समझ ले, लेकिन कोई जो है अप्रोच नहीं लगा पाए। सोचो जरा बच्चों, अगर आप इसमें यहां से हवा भरते हो, प्रेशर लगाते हो, तो जब बाहर से अलग अलग हवा आएगी तो गैस का मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। गैस का मास इंक्रीज होगा ना, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम खुद ही बढ़ जाएगा ना। लेकिन बॉयल्स लॉ में क्या, हैविंग फिक्स्ड मास ऑफ गैस, गैस का मास फिक्स होना चाहिए तभी तो वॉल्यूम कम होगा। सिलेंडर के अंदर फिक्स मास की गैस है प्यारे बच्चों, सिलेंडर के अंदर फिक्स गैस है। अब आप उस गैस पे कुछ थोड़े कर पाओगे। अब आप उसको खाली दबा सकते हैं, खोल सकते हैं, दबा सकते हैं। अगर आप बाहर से और गैस भरोगे तो गैस का मास चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो वॉल्यूम फिर नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप बाहर से अगर आप गैस भरोगे तो गैस का मास जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो क्या होगा? सिलेंडर फट भी जाएगा, सिलेंडर फट भी जाएगा। तो इसलिए आप बोलेंगे सर इस साइकिल के ट्यूब में या बलून्स में जो आप जो है हवा भर रहे हैं उसका मास बिल्कुल अलग है, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्लियर हुई बात? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पूछो, किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर हुआ ना? चलिए आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। सबसे पहली बात, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच का ग्राफ खींचते हैं। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है बच्चों। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा, यहां से देखो, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है ना? दूसरा देखो बेटा, प्रेशर वर्सेस 1/v के बीच का ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया ना आपको? अरे मैथ्स में सिखाया है, y इक्वल टू mx। बोलो बेटा, सिखाया है क्या आपको? थोड़ा बहुत बताया है ना? थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन बताया है क्या ग्राफ का? बोलो यस और नो, बोलो भाई। यस सर। हाँ तो बस ये आपको समझ गए होंगे, y इक्वल टू mx के बीच का ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन? k इंटू 1/v, है ना? तो एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जो है कैसा एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, तो k क्या होगा? इसका कांस्टेंट हो जाएगा, है ना?
कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ है, तो ये ग्राफ हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटा ये? कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोथर्मल ग्राफ। आइसोथर्मल ग्राफ का मतलब जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना होगा। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ बेटा कौन से आइसोथर्मल ग्राफ। आ रही बात समझ में बेटा? ये दोनों के दोनों ग्राफ कैसे है? आइसोथर्मल ग्राफ। तीसरा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाता हूं मैं। ऐसा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। दिस इज द T1, दिस इज द T2, दिस इज द T3। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आइसोथर्मल ग्राफ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ क्या होगा? बताओ तो बेटा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? थोड़ा आराम से सोचो, बहुत ध्यान से सोचो। बताओ, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। बोलो। नहीं आया बेटा समझ में? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, सुनो कैसे समझना है। आपके पास एक रूम है बेटा, सुन रहे हैं क्या? आपके पास एक रूम है, एक बड़ा रूम है और एक छोटा सा रूम है। इधर देखो कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैं एक सिंपल वे में कैसे समझाता हूं। अब क्या हुआ, आपको 10 लोग हैं, आप 10 पीपल हैं, इस रूम में भी 10 पीपल रह रहे हैं, इस रूम में भी 10 पीपल रह रहे हैं। इस रूम का वॉल्यूम ज्यादा है, इस रूम का वॉल्यूम कम है। इस रूम का वॉल्यूम ज्यादा है और इस रूम का वॉल्यूम कम है। तो एक बात मुझे खुद बताओ, कौन से वाले रूम में, ये ए रूम है, ये बी है, कौन से वाले रूम में ज्यादा गर्मी आपको लगेगी? बताओ। वो फिक्स लोग हैं, 10 पीपल हैं, उन 10 पीपल को कौन से रूम में ज्यादा गर्मी लगेगी, इतना मुझे आप लोग बता दो। बोलो बेटा। बी। बी। जरा जोर से बोलो यार। बी। बी वाले रूम में ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि सर उसका वॉल्यूम क्या है? कम है। तो वॉल्यूम कम है तो उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आई बात क्या? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? वॉल्यूम कम है तो उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब प्रेशर ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, जब प्रेशर उसका ज्यादा होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? सर टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है। इसके इस रूम का टेम्परेचर टीबी है और इसका टी है, तो टीबी आप देख रहे हैं ऑलरेडी ग्रेटर देन टी, है ना? जब टीबी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर भी ज्यादा है।
सेम वही बात यहाँ अप्लाई करनी है, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा अब बताओ आप लोग खुद। अरे बोलो, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। अब बताओ यार किसका प्रेशर ज्यादा है? अरे गलत सही कुछ तो बोलो। बच्चों ये प्रेशर देखो, ये प्रेशर यहां से यहां तक है, समझ में आ रही बात क्या? ये यहाँ पे है, तो कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा? ये वाला प्रेशर ज्यादा है, और इस प्रेशर का टेम्परेचर ज्यादा होगा नहीं होगा? T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। बोलो, समझ में आया या नहीं आया बेटा? बोलो, से यस और नो। अगर समझ में आ गया तो बोलो, नहीं तो रिपीट करना है तो बोलो जल्दी। बेटा समझ में आया नहीं आया तो बोलो ना, रिपीट कर लो। अरे नहीं आया बेटा समझ में? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है जिसको दोबारा समझना? बोलिए, मैं एक बार और समझा दूंगा। चलिए एक नया और क्वेश्चन देखो, इसमें एक नया और क्वेश्चन देखो। प्रेशर वर्सेस 1/v के बीच का ग्राफ खींच रहा हूं। तो इसमें बताओ ऑर्डर, इसमें बताइए ऑर्डर। सर सबसे ज्यादा T3 का होगा, फिर T2 का और फिर T1 का। और स्टूडेंट और लोगों का आंसर भी तो होगा कुछ। है ना, बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि T3 का प्रेशर सबसे ज्यादा है, देन T2 का, देन T1, तो दैट्स व्हाई T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर। ठीक है ना? चलो अब मैं बच्चों आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं, ये आपको खुद ही से करने हैं, यहीं पे ऑन द स्पॉट आपको इनके आंसर लिखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, कोई स्पेशल अलग टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है। आप लोग मुझे लग रहा है कि माइंड ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, और जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, what is the volume of oxygen at a pressure of what is the volume of oxygen at a pressure of 3.5 bar? ठीक है ना? if it's
if its volume at 1 bar is equal to 3.15 liter at the same temperature is, तो इसको करो बेटा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 ग्राम ऑफ helium at 27 degrees Celsius is subjected to if pressure changes from pressure changes from 580 m to 280 m. The initial volume of the gas is of gas is 10 dm3. Calculate the change in volume of gas. ये दोनों क्वेश्चन करिए बेटा। गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, जरा ट्राई करो बेटा। नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता दो, ठीक है ना। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर लेता हूँ। क्या है कि आपको थोड़ा सा एटलीस्ट अप्रोच लगाना जरूरी है, तभी आपको कुछ पता नहीं लगेगा, नहीं तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे। सर हाँ, फर्स्ट का आंसर 11.025 लीटर्स होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 11.0। बेटा ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। ये 3.5 बार है, ये 1 बार है। दोबारा करो, ये 3.15 बार है बेटा। दोबारा करो, सर दोबारा करो। हाँ बोलो। सर मेरा 0.9 आ रहा है। हाँ, इस लड़की का एग्जैक्ट सही आ रहा है। आंसर लिख के दे दो बेटा, मैसेज में दे दो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं।
लिख के दे दो बेटा आंसर है। आंसर टाइप तो करो। और स्टूडेंट का कितना आया, और लोग नहीं कर रहे हैं क्या? और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। यहां पे देखो बेटा, P1 की वैल्यू ये दी है, P1 इज इक्वल टू 3.5 बार, P2 इक्वल टू 1 बार दिया हुआ है, और V2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.15 है ना लीटर। ये तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है ना, ये तो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल प्रेशर के साथ फाइनल वॉल्यूम यही तो होगा। तो क्या आएगा बेटा, देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 V2 डिवाइडेड बाई P1। अब देखो बच्चों, P2 कितना हो जाएगा, P2 इधर देखो जो लोग नहीं कर पाए, तो P2 की वैल्यू कितना है, 1 इंटू V2 कितना है 3.15 डिवाइडेड बाई 3.5, 0.9 बार आ गया लीटर, सॉरी इतना ही तो आएगा आंसर। देखो 0.9 लीटर आएगा यहां से सीधे। अब एक बात बताओ आप लोग, ये जो वो कह रहा है इफ इट्स वॉल्यूम एट 1 बार, 1 बार क्या है, P2 है, और P2 पे जो वॉल्यूम होगा वो V2 ही तो होगा, P2 पे जो वॉल्यूम होगा वो V2 ही तो होगा, इसलिए मैंने कर दिया। अब बताओ यार कहाँ दिक्कत आई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जरा आराम से करो पहले। 5 ग्राम of helium at 27 degrees Celsius is subjected to a pressure changes from 0.5 atm to 2 atm. The initial volume of gas is 10 decimeter cube. Calculate the change in volume of the gas. गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये आपसे पूछ रहा हूं। सर हाँ 7.5 सेकंड का। यस राइट आंसर। और कोई स्टूडेंट जो कर पाए हो? एक दो लोग और भी करो यार, एटलीस्ट सभी को करना चाहिए। तो
हो गया? चलो इसको मैं ही कर देता हूँ इसको भी। इधर देखो बेटा, ये कह रहा है टेम्परेचर भी उतना ही है, ये है, लेकिन प्रेशर कितना है? P1 इक्वल टू 0.5 और P2 कितना है? वहीं पे लिखा हुआ है उसमें 2 atm। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस V1 इक्वल टू क्या है? 10 डेसीमीटर। लेकिन B2 उसने कुछ दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में B2 थोड़े ना पूछ रहा हो, क्वेश्चन में पूछ रहा है डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, ये आपसे पूछ चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? V2 निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो कैसे होगा देखो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? P1 की वैल्यू है 0.5 इंटू V1 है बेटा 10 अपॉन P2 है 2, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 2.580, इतना ही आएगा। अब डेल्टा V की वैल्यू यहां पे रखो, ये डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 कम आ रहा है यार, V2 ऐसे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना? V2 माइनस V1 तो नहीं बोलेंगे, ज्यादा माइनस कम बोलेंगे, तो V1 माइनस V2, ज्यादा माइनस कम बोलेंगे ना। डेल्टा V का मतलब ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर, प्रेशर माइनस में थोड़ी ना आएगा, ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर, तो V1 ज्यादा है इसलिए मैंने V1 किया है। 10 माइनस 2.2 7.5 डेसीमीटर। चलिए जी, अब मुझे अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लें, मैं उसको समझा देता हूँ बेटा। बोलो तो फिर मैं क्लास रखता हूँ, अब टाइम हो रहा है, क्योंकि बोलो बेटा, डाउट है क्या कुछ? रिद्धि, जेनिल, नो सर। और किसी को कोई डाउट है? पूछ लो बेटा जल्दी। समझ में तो आ गया ना सभी को? चलिए, चलो बच्चों ठीक है, मैं क्लास को रख देता हूँ, ठीक है ना? ओके।